चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है, लास्ट क्लास में हमने आमाशय को पढ़ लिया था। आमाशय में किस तरह से पाचन होता है ये सब देख लिया था। जठर रस वगैरह चीज़ें जो थी, जठर रस में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, जठर रस कहाँ से निकलता है और क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अगली क्लास अगले टॉपिक की। और पाचन तंत्र में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आंत। आंत जिसे आप इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए, जो ये मानव आंत है, मानव आंत ये लगभग 22 फीट लंबी होती है। कितनी होती है जी? 22 फीट लंबी। और ये जो आंत है, मानव आंत, ये जो 22 फीट पोर्शन है, ये 2 भागों में बटा होता है। ये कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में। एक छोटी आंत जो पहले आएगी और एक को बड़ी आंत कहा जाता है। एक को छोटी आंत और दूसरी को बड़ी आंत कहा जाता है। लेकिन आप इसके नाम पर मत जाइएगा। जो छोटी आंत है वो बेसिकली बड़ी होती है लंबाई में, और जो बड़ी आंत है वो बेसिकली छोटी आंत से छोटी होती है लंबाई में। कहने का मतलब, ये जो बड़ी आंत है ये लगभग 5 फीट की होती है। कितनी लंबाई होती है जी इसकी? 5 फीट। और जो ये छोटी आंत है ये लगभग 17 या 16 फीट, जैसे एग्जाम में आपको मिल जाए आप देख लीजिएगा। 22 को मैंने यहाँ पे तोड़ दिया 2 भागों में। यानी हमने ये देखा कि जो मानव की आंत है उसकी कुल लंबाई 22 फीट होती है। ये आंत 2 भागों में बटी हुई होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत नाम में तो छोटी है, लेकिन काम में भी बड़ी है और लंबाई में भी बड़ी है। लंबाई में बड़ी क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं छोटी आंत की लंबाई 17 फीट है। और काम में बड़ी क्यों है? क्योंकि जो पाचन क्रिया का जो मेन काम है, भोजन का तरल होना, वो इसी भाग में आकर होता है। भोजन जो पूरी तरह से पचता है वो छोटी आंत में पचता है। और साथ ही साथ मैंने कल या पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो भोजन का अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत में ही होता है। तो इसीलिए छोटी आंत केवल नाम की छोटी है, लेकिन काम में ये बड़ी आंत से बड़ी है। ओके, तो हमें जो पढ़ना है एक एक करके इसको पढ़ना है। ठीक। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा। अगर कोई मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर, जैसे चीता, तेंदुआ, कोई भी जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनकी आंत मानव आंत से तुलनात्मक रूप में बड़ी मिलेगी। क्यों बड़ी मिलेगी? इसकी वजह यह है क्योंकि उनको पाचन करने के लिए खाना ज़्यादा घूमना चाहिए। मांस हार्ड होता है ना जी, कच्चा खाइए शेर। अब हमारी सोचो, हमारा खाना इतना घूमता है 22 फीट तक अंदर ही अंदर। उनका और बड़ा कर दिया मामला प्रकृति ने, गॉड ने। ये गॉड का क्रिएशन है। यानी वो ज़्यादा हार्ड चीज़ खा रहे हैं हमसे, जटिल भोजन ले रहे हैं, तो उनके भोजन को ज़्यादा देर तक आंत में रहना चाहिए। इसीलिए जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंत क्या होती है? अधिक लंबी होती है। ये आप ध्यान कर लीजिएगा। मांसाहारी जो जीव हैं उनकी आंत मानव से अधिक लंबी होती है। क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, एक एक करके पकड़ते हैं टॉपिक। उतार लिया सबने? उतार लिया? चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, हेडिंग आपका जो होगा वो होगा छोटी आंत। क्या हेडिंग होगा जी? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक। अब याद कीजिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चित्र बना के दिखाया था। फिर से शुरुआत कर लेते हैं।
कि ये हमारी मुख गुहा हो गई, ये हमारी ग्रास नली हो गई, ये हमारा स्टोमक हो गया। याद आ रहा है इतना? मैं शॉर्ट में बता देता हूं, ये हमारी मुख गुहा हो गई, ये हमारी ग्रास नली हो गई, और ये हमारा आमाशय हो गया। इतनी चीजें हम पढ़ भी चुके हैं, तो ये आपके मस्तिष्क में हमेशा रहनी चाहिए। अब देखिए इसके आगे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक बाल्ब लगा होता है। क्या लगा होता है जी? एक बाल्ब। इस बाल्ब को हम लोग, ये सबसे पिछला हिस्सा था आमाशय का, पाइलोरिक, इस बाल्ब को इसी के नाम पर पाइलोरिक बाल्ब कहते हैं। क्या कह देते हैं? पाइलोरिक बाल्ब कह देते हैं। और इस पाइलोरिक बाल्ब से भोजन आमाशय से होता हुआ फिर इस तरह से ये जो ब्लैक वाली मैंने शुरू कर दी, ये छोटी आंत का भाग शुरू कर दिया, और इस तरह से ये होता हुआ फिर इस तरह से थोड़ा सा चित्र जरा सही से समझ में आ जाएगा आपके, इस पर फोकस करेंगे चित्र पे। चित्र पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, फिर क्लास में आ रहा हूँ वापस में टॉपिक पे। आप कहोगे सर अलग अलग रंगों से क्या बना दिया ये? तो ये जो हमारी आंत होती है 16-17 फीट की, अब हमारे यहाँ पूरी लंबाई 16-17 फीट है क्या जी? अरे है, हमारी शरीर की लंबाई, पेट की लंबाई है क्या 16-17 फीट? तो अब सोचिए जो 16-17 फीट की आंत है, ये बिल्कुल एक गुच्छे के रूप में सिमटी हुई, लपटी हुई एक स्थान पर रखी हुई रहती होगी। बस मैंने कुछ वैसे ही बना के प्रयास किया है कि ये जो छोटी आंत है, ये इस तरह से कुंडली मार के, जैसे सांप बैठ जाता है छोटी जगह में, ऐसे ये छोटी आंत जो है आपके पेट में या आपके बॉडी में अंदर जो है, ये कुंडली मारकर बैठी हुई है। ओके, ये जो आंत है, छोटी आंत, ये पूरी की पूरी जो मैंने बनाई है, ये पूरी छोटी आंत है। और ये छोटी आंत जो होती है, इसके 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं जी? 3 भाग होते हैं। इसके 3 भागों के नाम हैं, एक को कहा जाता है ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी या पक्वाशय। क्या कहते हैं? ग्रहणी या पक्वाशय। इसी भाग को इंग्लिश में ड्यूडिनम कह देते हैं हम। इसी भाग को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? ड्यूडिनम कह देते हैं। तो ग्रहणी को ही पक्वाशय कहते हैं और पक्वाशय को ही ड्यूडिनम कहते हैं। दूसरा भाग जो है छोटी आंत का, उसको अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। अग्र क्षुद्रांत, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्यूजिनम बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ज्यूजिनम। और जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग जो है, इसको क्षुद्रांत बोल देते हैं और इंग्लिश में इलियम बोल देते हैं। आप हिंदी वाले एक बार को याद ना रखें, लेकिन इंग्लिश में जो नाम है ड्यूडिनम, ज्यूजिनम और इलियम, ये याद रखें। अब इसमें ये जो छोटी आंत है, मैंने 3 कलर दिखाए इसमें। जो ये यू वाला शेप है, जो आमाशय से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग जो है, ये कहलाता है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम कौन सा है जी? ब्लैक वाला। फिर ये जो ड्यूडिनम से आगे जो मध्य वाला भाग है, ये कहलाता है, जो व्हाइट वाले से दिखा रखा है, ज्यूजिनम। और जो लास्ट वाला इसका जो भाग है, ये ब्लैक वाला, ये कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है? इलियम। तो इस प्रकार से हमने इस चित्र के माध्यम से छोटी आंत की संरचना को समझने का प्रयास किया कि छोटी आंत
लुगदी कुंडली के रूप में बैठी रहती है। इसका एक भाग, सबसे पहला भाग इसका ड्यूडिनम कहलाता है, जो आमाशय से जुड़ा हुआ है। ड्यूडिनम के बाद इसका जो अगला भाग है, जो बहुत सारा बड़ा भाग होता है, उसको ज्यूजिनम कहते हैं। और ज्यूजिनम के बाद जो इसका आखिरी भाग है, ये इलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? इलियम कहलाता है। और इलियम ही फिर आगे जाकर बड़ी आंत से जुड़ जाता है। इलियम आगे जाके किससे जुड़ जाएगा? बड़ी आंत से। तो वो हम अगले चित्र में देखेंगे कौन से बाल्ब से जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा। लेकिन अभी हमें यहां तक ये समझना है कि छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई होती है, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। अब यहां पर मैं एक ओरल समझा दूं, फिर मैं लिखवा भी दूंगा आपको कि जब भोजन मुख गुहा से होता हुआ, आमाशय से होता हुआ ड्यूडिनम में आता है, कहां आता है? ड्यूडिनम में। तो इस ड्यूडिनम में आप समझने का प्रयास करें, इस ड्यूडिनम में 3 पाचक रस आकर मिलते हैं। इस ड्यूडिनम में 3 पाचक रस आकर मिलते हैं। इसके ठीक ऊपर पित्ताशय होता है, इसके ठीक नीचे अग्नाशय होता है। ड्यूडिनम के ठीक ऊपर क्या है? पित्ताशय। और ड्यूडिनम के ठीक नीचे क्या है? अग्नाशय। पित्ताशय से होकर आएगा पित्तरस, अग्नाशय से होकर आएगा अग्नाशय रस। पित्ताशय से होकर क्या आएगा? पित्तरस, बाइल जूस। और अग्नाशय से होकर क्या आएगा? अग्नाशय रस। अग्नाशय की इंग्लिश पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जूस। ओके। और तीसरा जूस जो है वो इसके अंदर छोटी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें आंत्र ग्रंथियां कहते हैं या इंटेस्टाइन ग्लैंड कहते हैं। ये जो आंत्र ग्रंथियां हैं, इनसे जो जूस निकलता है उसको आंत्र रस कहते हैं। और ये तीनों जूस, तीनों पाचक रस जो हैं, क्या क्या नाम बोले मैंने? पित्तरस, अग्नाशय रस और आंत्र रस। ये तीनों रस में जो पाचक एंजाइम्स हैं, वो जब आकर भोजन में मिलेंगे तो भोजन का कंप्लीट रूप से क्या कर देंगे? पाचन कर देंगे। इसीलिए मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन किस भाग में होगा? आंत में होगा। कौन सी आंत में होगा? छोटी आंत में होगा। आज एक चीज और आगे की सीखिए, छोटी आंत में भी कौन से भाग में होगा? तो आपका जवाब होगा ड्यूडिनम में होगा। किस में होगा? ड्यूडिनम वह भाग है जिसमें भोजन का अंतिम रूप से क्या होता है? पाचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यूडिनम में अग्नाशय से अग्नाशय रस, पित्ताशय से पित्तरस और आंतों से आंत्र रस आकर भोजन में मिल जाता है और भोजन को कंप्लीट रूप से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई? चलिए इतना बनाइए, फिर इस चीज़ पर आगे चर्चा करते हैं। जल्दी से बनाइए आप, है ना। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इनमें से जो एक एक भाग है उसको हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे जो मैंने अभी बोला है। बना लिया था ये चित्र? पहले हम पढ़ेंगे ड्यूडिनम। तो जैसे कि आपको पता है छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत का प्रथम भाग है, पहला भाग किधर से? इधर से शुरुआत हो रही है, आमाशय की ओर से जाने पर। ड्यूडिनम के बारे में जानिए। ये अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति संरचना होती है। अभी दिखाया मैंने चित्र में, यू आकार की होती है, इस तरह से देख रहे हैं आप, ब्लैक वाला ये यू आकार की संरचना है पूरी। तो यू आकार की संरचना होती है अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति। दूसरा इसमें समझिए, ड्यूडिनम में ही भोजन का
कंप्लीट या पूर्ण, भोजन का कंप्लीट या पूर्ण पाचन हो जाता है। ड्यूडेनम में ही भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 3 तरह के पाचक रस आकर भोजन में मिलते हैं। वे कौन कौन से हैं, हम उनकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद करेंगे आगे, जब हम छोटी आंत में भोजन का पाचन पढ़ेंगे। अभी हम केवल संरचना की बात कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं। तो संरचना ये है कि छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम आमाशय से पाइलोरिक वाल्व के द्वारा जुड़ा रहता है, जो मैंने चित्र में दिखाया। ये भी लिख दें, कभी चित्र में आपको समझ में ना आए ऐसे लिख दें आप। ये ड्यूडेनम आमाशय से पाइलोरिक वाल्व के द्वारा जुड़ा होता है। देखिए, वाल्व का हमारी बॉडी में जो काम होता है वो होता है बनवे। वाल्व यही तो होता है, आपने अपने नलों में, टंकियों में वाल्व लगाते हैं आप, लीवर है ना इस तरह से। तो आप जो वाल्व लगाते हैं उस वाल्व का क्या काम होता है कि आपने वाल्व को, लीवर को ऑन किया, पानी आगे को आ गया, वाल्व को बंद कर दिया, पानी रुक गया। ऐसे अब आप सोचिए, हमारे जो वाल्व लगा हुआ है, ये वाल्व हमारे लगा हुआ है पाइलोरिक से आगे, यानी आमाशय से आगे। अब वाल्व लगने का मतलब क्या है, जब उस पर भोजन का लोड पड़ता होगा तो वह हट जाता होगा और फिर बंद हो जाता होगा। इससे फायदा क्या है कि छोटी आंत से वापस भोजन कहाँ नहीं आ पाता होगा, आमाशय में नहीं आ पाता होगा। वाल्व के यही कार्य है। जब आपको हार्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे कई तरह के वाल्व मिलेंगे आपको। तो वाल्व क्या है, रक्त को, जब रक्त का प्रेशर पड़ेगा वाल्व हट जाएगा, रक्त आगे बढ़ जाएगा, रक्त गुजर गया, वाल्व बंद हो गया। तो ये वाल्व जो हैं इस तरह से काम करते हैं, हमारी बॉडी में वन वे का काम करते हैं, रास्ते को रोकने का काम करते हैं। एक तो चीज़ ये रही कि ड्यूडेनम में जो है आमाशय से पाइलोरिक वाल्व के द्वारा जुड़ा रहता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, और उसका आंसर था ड्यूडेनम। तो ब्रूनर्स ग्रंथि ड्यूडेनम में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि है जिससे म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस जो मैंने बताया था कुछ दिनों पहले, और म्यूकस को हिंदी में श्लेष्म कहते हैं। म्यूकस या श्लेष्म अगर कहीं भी भोजन में आकर मिलेगा या कहीं भी आकर मिलेगा तो भोजन क्या करेगा, चिकना करेगा। क्या करेगा, चिकना करेगा। पिछली क्लास पढ़ते रहिए, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख दें कि ब्रूनर्स ग्रंथि ड्यूडेनम में पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जा रही है, ड्यूडेनम में पाई जाती है। इस ग्रंथि से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है, और म्यूकस क्या करता है, भोजन को क्या कर रहा है, चिकना कर रहा है। तो ये आप समझें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ब्रूनर्स ग्रंथि से तो आ रखा है, ये भी पूछ सकता है कि ब्रूनर्स ग्रंथि से कौन सा पदार्थ स्रावित होता है, तो म्यूकस स्रावित होता है। चलिए उतारिए फटाफट, इसको उतारते चलें। ड्यूडेनम के बारे में इतनी जानकारी, और इसके बाद जियोजिनम के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा आ गया है, इसको ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनम के बाद हम हेडिंग डालते हैं जियोजिनम। तो ये जो जियोजिनम है, इसका सिर्फ एक ही काम है, ये छोटी आंत का दूसरा भाग हो गया, छोटी आंत का दूसरा या मध्य वाला भाग है। इसकी लंबाई अधिक होती है, यानी दोनों ही भागों में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, इलियम से भी और ड्यूडेनम से भी।
इसका जो काम है सिर्फ ये ड्यूडिनम को या ड्यूडिनम से आए हुए भोजन को इलियम तक आगे बढ़ाता है। इलियम जो कि छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है, इलियम तक पहुंचाता है। कुछ और खास इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप समय बर्बाद ना करें, इसको फटाफट उतार लें ड्यूडिनम को, और उसके बाद हिंट डालें इलियम। क्या हिंट डालेंगे? इलियम, छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत का अंतिम भाग है। और ये भाग जो है, ये भाग बड़ी आंत से जुड़ा रहता है। तो आप यहाँ पर समझें, जो मैंने आपको अभी चित्र दिखाया था, पिक्चर दिखाई थी ऊपर बना के, कि जो इलियम है, इलियम छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होगा। और ये जो इलियम है, इस इलियम का कार्य की अगर हम बात करें तो दो प्रमुख कार्य इसके हमें नजर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है इलियम भी। एक बार एक क्वेश्चन आया था आपका कि विलाई संरचना या रसांकुर, विलाई संरचना किस भाग में पाई जाती है? इलियम में पाई जाती है। विलाई वास्तव में छोटी छोटी उंगली के आकार के एक कण होते हैं, जिनसे होकर जब तरल पदार्थ, कौन सा तरल पदार्थ? पचा हुआ भोजन। क्योंकि हमने क्या देखा, ड्यूडिनम में हमारा भोजन पच चुका है, अब वो पचने का मतलब लिक्विड बन गया। अब वो लिक्विड फॉर्म में जो भोजन है, वो लिक्विड फॉर्म में भोजन ज्यूजिनम से होता हुआ इलियम में आएगा, और इलियम की दीवारों पर कुछ उंगली जैसी आकृतियां हैं जो भोजन के उस तरल भाग को चूसकर रक्त में पहुंचाती रहती हैं। यानी एक और क्वेश्चन बन गया यहां से कि भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? इलियम में होता है। क्योंकि अवशोषण का मतलब क्या था? अवशोषण का मतलब यह था पचे हुए तरल भोजन का रक्त में मिल जाना। ठीक है, तो यह अवशोषण था। तो आप समझिए ड्यूडिनम का एक कार्य तो यह हो गया, क्या कि भोजन का अवशोषण करता है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो उस भोजन के तरल रस को चूसकर रक्त तक पहुंचा देती है। दूसरा इसका काम यह है, जब उस भोजन में से रस चूस लिया गया, मेन चीज चूस ली गई, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, जल सब ले लिया गया, तो अब वो लुगदी बच गई। वो लुगदी जिसे हम अपचा भोजन कहते हैं, उसको ये इलियम बड़ी आंत में क्या कर देती है? पुश कर देती है, धक्का दे देती है, ट्रांसफर कर देती है। और वही बड़ी आंत से होता हुआ भोजन, वो लुगदी मल के रूप में, लेट्रीन के रूप में आपके मल द्वार से बाहर निकल जाती है। तो ये इसका कार्य था। तो इलियम के कार्य पे अगर हम चर्चा करें तो इलियम का अगर हम कार्य देखें तो जो मैंने आपको समझाया, इलियम के दो कार्य हमें दिखाई देते हैं। पहला कार्य जो है वो है भोजन का अवशोषण, यानी भोजन का अवशोषण करना किसका काम होता है? इलियम का काम होता है। भोजन का अवशोषण का मतलब हो गया तरल भोजन का, तरल पचे हुए भोजन का रक्त में विलय या रक्त में मिलना। तो रक्त में ये कहाँ से जाता है? इलियम से जाता है। तरल जो पचा हुआ भोजन है वो जब रक्त में मिल जाता है, इस क्रिया को हम भोजन का अवशोषण कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ हो रही है? इलियम में हो रही है। कैसे हो रही है ये जो क्रिया है, ये कैसे हो रही है? तो आप समझेंगे, आप देखेंगे कि विलाई संरचना
जो उंगली के आकार के है, उंगली के समान संरचना है, विलाई संरचना जो उंगली के समान संरचना है, विलाई, ये इलियम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? इलियम में पाई जाती है। और यही तरल भोजन से पोषक पदार्थ चूसकर रक्त में भेजती है। ये इसका काम है, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि जो इलियम संरचना है, इलियम में विलाई नामक एक संरचना पाई जाती है, और ये जो विलाई संरचना है, ये तरल भोजन से पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन आदि को चूस कर यानी अब्जॉर्ब कर लेगी और कहाँ फेंक देगी? रक्त में। और इसका दूसरा कार्य जो था वो ये था कि अपच भोजन को आगे अर्थात बड़ी आंत में बढ़ा देता है या भेज देता है, बड़ी आंत में बढ़ा देता है। कौन जी? इलियम। तो इलियम के दो प्रमुख कार्य हमने देखे। इलियम भोजन का अवशोषण करता है, और जो भोजन अपचा हुआ होता है, या जिस अपचा भोजन कौन सा है? जिसमें से मेन मटेरियल निकाल लिया, अब जो बचा कुचा रह गया वो अपचा भोजन है। क्योंकि मेन मटेरियल क्या था? पोषक पदार्थ। आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट भी आ रहा था, आपके खाने में विटामिन भी आ रहा था, आपके खाने में वसा भी आ रही थी। ये सब चीज़ें क्या है? इलियम में विलाई ने चूस ली। अब जो लुगदी बची, जो वेस्ट मटेरियल बचा, उसको वो आगे ट्रांसफ़र कर देती है। कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है? बड़ी आंत में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, तो ये उतार लीजिएगा, फटाफट उतार लीजिएगा इसको, जल्दी। फिर हम पढ़ते हैं आगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत की संरचना पढ़ ली, 3 भाग होते हैं, तीनों भागों के क्या क्या काम होते हैं ये हमने देख लिया। ठीक है, तो छोटी आंत में पाचन, ये उतार लिया हमने, उतार लीजिएगा इसको, और फिर उसके बाद हेडिंग डाल देंगे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया आपको कि ये जो छोटी आंत होती है उसमें एक भाग होता है ड्यूडीनम। ड्यूडीनम में 3 पाचक रस आकर भोजन में मिलते हैं, और यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहीं पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, ये आपने समझ लिया। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसको देखते हैं कैसे। उतार लिया, आगे बढ़े। चलिए, समझने की बात है, इसलिए पेन पेंसिल थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। देखिए, वही उसी चित्र से बात करते हैं हम, उसी चित्र से बात करते हैं, जब भी समझ में आएगा। जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे तो देखिए, ग्रास नली,
ये मैंने बना दिया क्या जी, आमाशय। और ये क्या हो गया यू आकार का, ड्यूडीनम। अब इस ड्यूडीनम में मैंने बताया 3 प्रकार के पाचक रस कैसे। देखिए एक चीज तो मैं आपको यहां दिखाता हूं, एक चीज तो है आपकी ये, थोड़ा बड़ा और साफ बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। साफ बनाया है इसलिए, क्या है जी ये, यकृत। और यकृत में, यकृत का प्रमुख कार्य है, यकृत अभी हम पढ़ेंगे लेकिन यहां के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं, यकृत का प्रमुख कार्य होता है पित्त रस का क्या करना जी, निर्माण। और देखिए ये जो पित्तरस है ये यकृत में बन रहा है, पित्तरस वाइट वाइट दिखा दिया मैंने। और ये पित्तरस स्टोर कहाँ हो गया, यहाँ पर आकर, कहाँ पर आकर, यहाँ पर आकर। और ये क्या चीज है जी, ये है पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय, गोल ब्लेडर, पित्त रस का स्टोरेज। यहाँ पर पित्त रस क्या होता है, जमा होता है। पित्तरस बनता कहाँ पर है, यकृत में बनता है। पित्तरस जमा कहाँ पर होता है, पित्ताशय में होता है। और ये पित्ताशय से पित्तरस, ये देखिए ये कहाँ आकर मिल गया, ड्यूडीनम में। तो हमने ये देखा कि ड्यूडीनम में 3 पाचक रस, मैं पहले आपको यहाँ लिख दूं, ये जो 3 पाचक रस हैं, 3 पाचक रस कौन कौन से हैं जो पित्ताशय, जो ड्यूडीनम में आकर भोजन में मिलते हैं। तो एक है पित्तरस, वायल जूस। दूसरा है अग्नाशय रस, क्या नाम है, अग्नाशय रस, पैनक्रियाज जूस। तीसरा है आंत रस, क्या नाम है, आंत रस, इंटेस्टाइन जूस। ये 3 प्रकार के पाचक रस ड्यूडीनम में आकर मिलते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, पित्ताशय से आता है पित्तरस, कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, ड्यूडीनम में। इसके बाद देखिए इधर देखिएगा, यहाँ पर आमाशय और इसके जोड़ पर, यहाँ पर भी एक संरचना होती है जिसका नाम होता है क्या जी, अग्नाशय, पैनक्रियाज। इस अग्नाशय से अग्नाशय रस कहाँ मिल जाएगा जाकर, ड्यूडीनम में और भोजन में। और सब तीसरा जो आंत रस होता है उसको मैं चित्र में दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो इसी की दीवारों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जहां से आंत रस आकर इसमें मिलता है। यानी आप समझें, आप ये समझ सकते हैं, कि ये जो पित्त रस है ये आता है यकृत से, पित्ताशय द्वारा होता हुआ। अग्नाशय रस कहाँ से आता है, अग्नाशय से आता है। और आंत रस कहाँ से आता है, ये ड्यूडीनम से ही आता है, यानी ड्यूडीनम की आंतरिक दीवारों से ही जो है ये क्या हो जाता है, भोजन में आकर मिल जाता है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसको चित्र को बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस चित्र को बना लीजिएगा। अब ये अपने आप में एक अलग टॉपिक हो गया, पित्तरस, अग्नाशय रस, आंत रस। क्योंकि इनमें वे कौन कौन से एंजाइम हैं जो भोजन में आकर मिलेंगे और भोजन के किस किस अवयव को तोड़ेंगे। जैसे हमने पीछे देखा था, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ रहा था, टाइलिन मंड को तोड़ रहा था। ऐसे ही इनमें, इन तीनों रसों में
कौन कौन से वे पाचक एंजाइम होंगे जो भोजन को पचाएंगे, और यही आपका अंतिम पड़ाव भी होगा पाचन क्रिया का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इस पर चर्चा अब अगली क्लास में हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।